कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को। उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को। और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। एक न एक दिन, एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है, जैसे कोरोना में आए थे। हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। बफर सिस्टम नहीं, छूना नहीं है। भागो, छूट दिया तूने। परोस के खिलाएंगे क्योंकि कोरोना हो जाएगा। आज जब हम 50 साल पहले परोस के खिलाते थे तो बड़ी बेइज्जती होती थी। अंग्रेज तो ऐसे खाते हैं, हम ऐसे ही रह गए। अब फिर आ गए उसी पे। जब 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 मरने लगेगी ना, जब मरने लगोगे तब वही सनातन संस्कृति ही काम आएगी। तो एक न एक दिन, एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो, इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। हमारा जो सनातनी राष्ट्र का हमारी जो परिकल्पना है, मेरी जो अपनी डिफिनेशन है, जब तक हम अपनी पुरातन, जब तक हम अपनी संस्कृतियों पे, पुरानी संस्कृतियों पे, प्राचीन संस्कृतियों पे, अपनी सनातन संस्कृतियों पे वापस लौट के नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश में अमन चैन की स्थापना नहीं होगी। हमारे देश में सर्वांगीण लोगों के, देखिए, दो तरीके का विकास होता है, एक भौतिक विकास और एक अंतरात्मा का विकास। लेकिन भौतिक विकास का कोई माने नहीं है जब तक आपके अंतरात्मा में, आपके अंदर की सोच का विकास ना हो। और जब तक हमारे अंदर की सोच का विकास नहीं होगा, पॉजिटिव सोच डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक ये भारत में राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। और राम राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में हर युग में एक मिसाल प्रस्तुत किया है। एक मिसाल के रूप में एक उदाहरण है। ऐसा है कि जातिगत, पहले पूरी लाइन सुनिएगा, क्योंकि बहुत बेरोजगारी का मुद्दा जो है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। जातिगत जनगणना के आधार पर, और एक लाइन आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी एनर्जी लगा के बोलता हूँ, पूरा दिखाना है तो इंटरव्यू लीजिएगा, नहीं तो समावेश नहीं। बिल्कुल दिखाएंगे। जातिगत जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना। और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना, आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग लापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। अब एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। जैसे आप एससी हैं, मैंने एससी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब भले ही आपके पिता प्रोफेसर हैं, कैसे सरकारी नौकरी है, आपके घर पे गाड़ी है, बंगला है, अच्छा मकान है, लेकिन आपको आरक्षण चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो संविधान में मिला हुआ है। आपको जो है 40% नंबर पे आरक्षण मिल के आपको नौकरी मिल रही है, तो आप लेना चाहोगे? आप पढ़ के 60% नहीं लाना चाहोगे। वही ओबीसी भी यही करता है, वही जो है और लोग करते हैं। लेकिन यदि कोई जनरल से बिलोंग करता हुआ बच्चा, स्टूडेंट और विद्यार्थी यदि 60% लाया है और उसको नौकरी नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि वो जनरल से आता है। मतलब जो मैंने इंडिकेशन दिया कि जातिगत जनगणना के आधार पर जो आरक्षण है, भाई इससे पहले अभी तक जो आरक्षण चल रहा है वो जातियों के आधार पर तो चल रहा है, अभी तक जो आरक्षण का प्रावधान है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप एससी हो तो आपको नौकरी चाहिए, उसमें आरक्षण चाहिए, ओबीसी होते चाहिए, वैसे ही हर
एजुकेशन की जो डिग्री होती है उसका एक इंडिकेशन होता है कि जैसे मान लीजिए एमटेक कर लिए तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, एमबीबीएस कर लिए तो आपको जो है कोई एमबीबीएस के लिए आपको एमबीबीएस कर रखे हैं तो कोई आपको इंजीनियर नहीं बनाएगा अपने अपने फर्म में। आपको डॉक्टर वाली जो है किसी जो है नर्सिंग होम में या आपको भर लिया जाएगा या किसी सरकारी अस्पताल में आपको लिया जाएगा या खुद प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जाकर के बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। एमबीबीएस किए हैं तो लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर डिग्री का एक जो है वो होता है, लाइन होती है कि एमबीबीएस तो डॉक्टर, एमटेक तो इंजीनियर और एमए बीएड या पीएचडी तो मतलब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए मेरा प्राइवेट विद्यालय है, आप हमारे आए, आप एमएससी बीएड मैथमेटिक्स से आप आए, अपना रेज्यूम दिए, आप रेज्यूम दिए, मैंने आपसे हाई स्कूल का सवाल पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, नहीं बता पाए। मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री, नहीं बता पाए। मैंने हिंदी में पूछ लिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कुछ बता ही नहीं पाए। अब जब हाई स्कूल और 8th का सवाल आप नहीं बता पा रहे हैं, 8th के सवाल का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो किस बात पे आप जो है एमएससी बीएड की डिग्री के आधार पे आप नौकरी पाना चाहते हैं? क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को? यही हाल है आज। आज जो है कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार वही है जो काम नहीं करना चाहता है। मैं आपको एक खुद इंटरव्यू दिखा दूंगा। अभी 2 दिन पहले मैं गोरखपुर से आया हूँ और हमारे गांव में घर के पास एक चाट बेचने वाला है ठेले पे। मैं ऐसे मतलब जो है कुछ लोग बोले भैया चाट खिला दो, मैंने बोला ठीक है खा लो, हमारे मुझे बच्चे हैं आसपास के, तो मैंने मन में आया कुछ इससे जरा पूछ लेते हैं। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, ये 10 मिनट की वीडियो है और आपको हकीकत उस लड़के को मैं कभी न जानता था न कभी वो मिला था, लेकिन इसका जरा जवाब सुनिए आप। चलिए ये वीडियो मुझे भेज देना, मैं भेजूंगा आपको, 1 सेकेंड देखिए। थोड़ा आवाज है माइक से नहीं है, चलिए वीडियो भेज देना, मैं वीडियो लेकिन आप देखिए 1 मिनट इसका लहजा देखिए, बात बना लो समझ रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगा। इस शख्स ने कहा, मैंने कहा बेरोजगारी के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, तो इसने कहा सर 2 तरह की बेरोजगारी है और ये वीडियो भेजूंगा, यदि गलत साबित हो जाएगा तो आप जो कहिएगा वो हार जाऊंगा मैं। और इस शख्स को मैं इससे पहले कभी नहीं जानता था और न कभी मिला था, लेकिन देखिए जब आप रिसर्च करके चिंतन करके मंथन करके जब बोलते हैं तो भले ही वो प्रैक्टिकल आपने रिसर्च किया होना, लेकिन वो सत्य साबित होता है। मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि जो अपने चिंतन के आधार पे मैंने जो कंक्लूजन दिया बेरोजगारी पे, वो रेंडमली मैंने जब उस पे रिसर्च किया, रेंडमली मैंने जब टेस्ट किया तो पूर्णतः सत्य साबित हुआ। इस चाट पकौड़े वाले ने कहा, हमने कहा इससे पहले तुम क्या करते थे, बोला थोड़ी दिन के लिए मैं दिल्ली में गया था ओखला बिहार में नौकरी के लिए और वहाँ एक मतलब इलेक्ट्रीशियन के रूप में जो है मैंने एक काम किया, हमको 6000 मिलता था, लेकिन उसमें भी तमाम जो है हमारे जो बॉस का तमाम जो है मालिक का जो बड़ा प्रेशर था, मैं छोड़ के चला आया और ये काम मैं 6 साल से कर रहा हूँ। 6 साल से चाट का काम, चाट बेचने का, गांव में, शहर में नहीं, गांव में पगडंडी पे। हमने कहा कितना कमा लेते हो, बोला मिनिमम 600, 6000 दिल्ली में और गांव में 18,000 मिनिमम। और उसके बाद मैंने बोला कितने घंटे काम करते हो, बोला सर 1.5-2 घंटे बनाने में लगता है और 3-3.5 घंटे बेच के निकल जाता हूँ। यानी कि 6 घंटे की ड्यूटी। 18,000 गांव में और दिल्ली में उसकी वैल्यू हम मांगेंगे तो मोटी मोटा 50,000 होगा। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं। उसने कहा, मैंने जब पूछा कि बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो बोला सर 2 तरीके की बेरोजगारी है, एक तो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं इसलिए बेरोजगार हैं, और एक डिग्री लेकर के बैठे हैं, डिग्री लेकर के बैठे हैं और सोचते हैं मैं फलाने डिग्री के लिए ये नौकरी जो है ये नौकरी के लिए डिग्री है तो मुझे यही नौकरी मिलेगी तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो भैया कहाँ से मिलेगी? मैंने इससे पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, बोला मैं बीए हूँ। हमने कहा किस सब्जेक्ट से, बोला प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र और हिंदी। अब मुझे बड़ा मजा आया, हमने कहा मैं भी थोड़ा माँ की हिंदी में हमारी मैं जो है साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं इंटर साइड भी काम MBA, फिर मैंने LLB किया, लास्ट में जाके छोड़ दिया और हिंदी पढ़ने का मन नहीं करता था। वो तो 2017 में माँ की कृपा हुई कि लिखना शुरू कर दिया, अल्लाह वो 400 से ऊपर की रचना है हमारी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा बताओ सूर्य के पर्यायवाची क्या है, नहीं बता पाया। मतलब धरती के पर्यायवाची क्या है, नहीं बता पाया। हमने कहा अच्छा बताओ प्राचीन इतिहास से लिए थे ना, हमने कहा हुमायूं के पिता का नाम क्या, नहीं बता पाया। हमने कहा बताओ औरंगजेब के पिता का नाम क्या, बोला साहब कहाँ याद रहता है।
समझिए मेरी बात को, ग्रेजुएट है लेकिन बेसिक चीजें जो हिंदी की धरती का पर्यायवाची नहीं पता, सूर्य का पर्यायवाची नहीं पता, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुआ। हमने उसकी बेइज्जती भी नहीं करी, उसकी पीठ पर दबाई। चलो तुमको जो पता है वही कर रहे हो। और जब मैंने उससे पूछा, हमने कहा जो मटर है इसका छोला बना करके और चाट में डाल रहे हो, ये कौन सी फसल है? बोला रवि की। हमने कहा क्या कहते हैं कि जो है वो गेहूं? बोला रवि की। हमने कहा धान? बोला खरीफ की। तो उसको जमीनी हकीकत पता है कि मेरी एक्चुअल में स्ट्रेंथ कहाँ है। और एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ इन ऑल सेगमेंट। मैंने पहले आप अपने अंदर के मैंने जैसे मान लीजिए, चुप रहिए, भूत प्रेत बाद में करिएगा, आपका भी भूत मैं बाद में जगाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप काम कर सकते हैं पहले ये देखिए कि इस काम में मेरा इंटरेस्ट मतलब लगाओ कितना है, और स्ट्रेंथ मतलब मेरी मजबूती कितनी है, या कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या अटैचमेंट मतलब लगाओ, और कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। तो सब में अपना जो है एक बनाइए पेपर, हमारा इसका आत्मविश्वास इतने में, इसमें हमारा इतना आत्मविश्वास है, इसमें हमारा इतना लगाव है, इसमें हमारा इतना आत्मविश्वास है, इसमें हमारा इतना लगाव है, और एवरेज निकालिए जिसमें सबसे ज्यादा हो, मैंने जिसमें आपका दोनों ज्यादा हो, दोनों एवरेज नहीं, जिसमें आपका दोनों ज्यादा हो, कोई काम करिए, कोई रोक नहीं सकता। एक लाइन में कहना चाहता हूं और कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, जाना है 5 किलोमीटर इधर, चले गए 5 किलोमीटर इधर, तो मतलब जहां आप हो, जहां से चले ना, वहां आने के लिए आपको 10 किलोमीटर चलना पड़ा। 5 गए और 5 आए और रिजल्ट इज 0, कुछ हुआ नहीं ना। तो पहले ये तय कर लीजिए, थोड़ा 1 दिन की जगह 2 दिन लगाइए, 2 महीने लगाइए कि मुझे जाना किधर है, और उधर जाएंगे। मैंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर, यह सब है जिसके अंदर, उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है, नहीं किसी भी शख्स की औकात है। ये एक जैसे कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, आम जनमानस को सकारात्मक रास्ते पे न ले जाने के बजाय, सकारात्मक सोच पे न ले जाने के बजाय, ये जो वोटों के ठेकेदार हैं, ये जो राजनीति के तल्ले हैं, ये जो वोटों की दलाली करते हैं, उन लोगों ने हमारे इन मासूम भाइयों को भगाने का काम किया है, जो आ जाकर काम करने की बजाय यहाँ करके बेरोजगारी का राग आप रहे हैं। सुनिए, मैं पहले काम करता हूं अपना, बहुत सारे चैनल से इन्वाइटेशन आता है, ये घमंड में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये मार्गदर्शन और उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि सर आपका इंटरव्यू लेना है ऑनलाइन, आपको इतने बजे यहाँ आ जाइए स्टूडियो में। कहता हूं भैया पहले काम और फिर इसके बाद बात। काम खत्म हुआ तब आपके पास आया मैं बोलने के लिए, समझ मेरी बात को। तो लेकिन अब यदि सुनिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि मैं रोजगार करके आ रहा हूं, और जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, आप बताइए जो यहाँ के, अब मैं मिस लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, जो यहाँ करके तुम यहाँ गपशप लड़ा रहे हो, बोल रहे हो उल्टा सीधा, जो भी मन में आ रहा बोल रहे हो, वही समय तुम कोई अपना काम जोड़ने में लगा देते। 10 लोगों से बात करते हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए। आप बताइए 2000 लगा के चाय की दुकान कोई खोल दे रहा है, कोई जो है जूता पॉलिश कर रहा है। इस दुनिया में काम कोई खराब नहीं है। रविदास जी को जानते हैं, संत रविदास जी को? संत रविदास जी मोची का काम करते थे, लेकिन संत रविदास जी की आज सर्व समाज उनकी पूजा करता है, उनकी बातों का अनुसरण करता है। और काम कौन सा करते थे? मोची का। तो कोई काम निम्न नहीं है,
कोई काम नीचा नहीं है, हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो भी एक काम है, उस काम की जगह कोई भी काम नहीं ले सकता। शूद्र की जगह ब्राह्मण नहीं ले सकता, ब्राह्मण की जगह शूद्र नहीं ले सकता, क्षत्रिय की जगह ब्राह्मण नहीं ले सकता। सबकी अपनी एक अलग पहचान है और सबका अपना एक अलग आइडेंटिटी है। और एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं कि ये जो आपस में भड़काने का काम करते हैं लोगों के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख, और ये जो है क्या कि आपस में लड़े, आपस में भड़काने का काम करते हैं। देखिए, मैं यदि आपसे कहूं कि मैं आपको 5000 टन गेहूं देता हूं और इसके अलावा मैं बैन करता हूं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या आप जीवन यापन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, आग भी चाहिए, सब चाहिए, तब खाएंगे मौज से और तब जियो। थोड़ा बैक साइड नहीं, आ नहीं रहो, बैक साइड, डिस्टर्ब मत करो जब बीच में बोल रहा हूं तो प्लीज। बोलो। कहने का मतलब है, जिस तरीके से जीवन जीने के लिए आपको खाली गेहूं से काम नहीं चलना है, आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, मसाला, हल्दी सब चाहिए। उसी तरीके से इस सृष्टि को सरवाइव करने के लिए हमारे इस सृष्टि में जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, चाहे वो जिस भी तरीके से जो है अपना जीवन जी रहे हैं, उन सबकी जरूरत है। जिस तरीके से आपको जीवन जीने के लिए दाल, चावल, आग, तेल, नमक, आटा, जो है क्या कहते हैं कि लहसुन, प्याज सब चाहिए, उसी तरीके से इस सृष्टि में जितने तरह के व्यक्ति हैं, मतलब जितने संप्रदाय, जितने धर्म, जितने पंथ को मानने वाले हैं, उन सबकी जरूरत है, तभी यह सृष्टि चल पाएगी। ये सृष्टि खाली जो है, कहने का मतलब कि कोई सिख इस दुनिया में हो जाए तो नहीं चलेगी, मुसलमान भाई हो जाए तो नहीं चलेगी, जो है क्या कहते हैं कि खाली हिंदू हो जाए। मेरा कहने का मतलब है, कोई धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म, सनातन। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म, सनातन। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सबसे पहले कितनी जातियां बनी शुरू में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बस यही 4 ही निकले ना। ब्रह्मा जी के जो लोग कहते हैं सनातन धर्म में 4 ही निकले ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बस। मौर्य कहां से आ गया भाई? गौड़ कहां से आ गया? तिवारी कहां से आ गया? द्विवेदी कहां से आ गया? बताइए, कुशवाहा कहां से आ गया? बनाया ना। तो जैसे हमने बनाया वैसे ही हम ही में से किसी लोगों ने मुसलमान धर्म बना दिया, किसी ने सिख धर्म बना दिया। ये तो जग जाहिर है ना कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना करी। आज गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, उन्होंने अपने बेटों का बलिदान दे दिया। इससे पहले तो सारे हिंदू थे। सिख धर्म तो बना ना, हिंदू से ही बना ना, ऐसे ही मुसलमान, ऐसे ही क्रिश्चियन। तो जैसे 4 वर्ण से इतनी जातियां निकली, वैसे एक सनातन से इतने धर्म संप्रदाय पंथ निकल गए। लेकिन ये जो जातियां हैं, कुशवाहा, गौड़, ये वो, ये हिंदू ही है ना। 4 जो वर्ण हैं वो हिंदू के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, फिर उस 4 वर्ण से इतनी जातियां निकली। लेकिन उन सारी जातियों को जितने भी हैं हिंदू ही माना जाता है ना। तो ऐसे ही सनातन से पहले सनातन, फिर सिख, फिर क्रिश्चियन, फिर इस्लाम या मुस्लिम, निकले इसी से ना। तो जैसे 4 वर्ण से इतनी जातियां, वैसे एक सनातन धर्म से इतने संप्रदाय, इतने पंथ। लेकिन वो सारे किसके हिस्से हैं तो हिंदू ही नहीं, हिंदू नहीं, मैं हिंदू नहीं मानता, हैं तो सनातनी ही। तो कहने का मतलब मैंने एक मोटा लब्बो लुआब आपको दे दिया कि सबकी जरूरत है महाराज इस धरती पर। आज से 50-60 साल पहले चाहिए, तो 50-60 साल पहले जो है, जब शादियां होती थी,
जुलाहा मुस्लिम में आता है, हाँ। कपड़े जुलाहा का पहनते थे। शादियों में डोम लेकर के आता था, वो सर पे रख करके, जो डाल होता है, पीढ़ा बढ़ा ही देता था, समझ रहे हैं? धोबी, जिसको कुछ लोग नीच निम्न जाति बोलेंगे, मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। धोबी की जो पत्नी है, सबसे पहला सुहाग वही डालती है, तब जाके शादी संपन्न होती है। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। लेकिन 2 लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, बाकी हिस्सा कभी आप किसी और मुद्दे पे करना चाहेंगे तो अलग करेंगे।